चलिए देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। सबसे पहले तो आप सभी को आगामी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, कल जब हम अपना 70वां गणतंत्र दिवस मना रहे होंगे, तो देश के सभी नौजवानों को, देश के सभी नागरिकों को और ख़ास करके उन लोगों को जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर काम करते हैं, सिर्फ एक चीज़ पर मंथन करने की आवश्यकता होनी चाहिए, ध्यान देने की ज़रूरत होनी चाहिए। वो है दोस्तों कि पिछले 77 साल के अंदर भारत में हम लोगों को क्या बड़े बदलाव देखने को मिले। देखिए, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ के लिए कि पिछले 77 साल के अंदर जो भारत में बड़े बदलाव हुए हैं, अगर आपने कोई ऐसे वयस्क लोग देखे होंगे, तो आप उनसे पूछना कि पहले 50 साल पहले हमें कैसा इंडिया देखने को मिलता था, क्या-क्या सुविधाएँ उस वक़्त हुआ करती थी और आज क्या सुविधाएँ हम लोगों को देखने को मिल रही हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पिछले 77 साल, देखिए 77 साल छोड़ दीजिएगा, अगर आप खाली पिछले 10-12 साल ही उठाकर देखेंगे, क्योंकि 10-12 साल तो ये है कि हम लोगों की जो जनरेशन है, आम लोग जो हैं, वो हम देख ही रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 10-12 सालों के अंदर भी भारत में बड़े-बड़े डेवलपमेंट देखने को मिले हैं। तो ये जो सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये जो विकास हम लोगों को यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये किस तरफ एक इशारा कर रहा है कि भारत के अंदर ग्रोथ हो रही है। देखिए, ये चीज़ें आज की डेट में इसलिए भी हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जब स्टॉक मार्केट के अंदर उतार-चढ़ाव हमें देखने को मिल रहे हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों का हौसला भी टूटा है। काफ़ी सारे लोगों की हिम्मत जवाब दे रही है कि इस फलानी मिड कैप कंपनी के अंदर तो 50% नेगेटिव मुनाफ़ा दिख रहा है। रेड में हम लोगों को यहाँ पर अपना पैसा दिखाई दे रहा है। तो ये पैसा कब हम लोगों को ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा? इससे पहले के जो सेशन हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस हुई हैं और दोस्तों, इस चैनल का जो बनाने का उद्देश्य था, 2020 में हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया था और स्टार्ट करने के पीछे जो एक बड़ा रीज़न था, वो यही था कि किसी भी तरीके से जो एक रिटेल निवेशक, कुछ एक जो छुपे हुए ट्रेंड्स होते हैं, कुछ कारण हैं, कुछ हमारी वीकनेस हैं, उन वीकनेस को समझें और उन पर काम करें, ताकि हम लोग आगे आने वाले समय के अंदर पैसा जनरेट कर पाएँ। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक चीज़ समझ लीजिएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 100 में से 100 कंपनियाँ, जो भी कंपनियाँ हम लोगों ने आपके सामने रखी होंगी, वो सारी की सारी कंपनियाँ दौड़ी होंगी। अगर ऐसा होता कि जो भी यूट्यूबर्स या फिर जो भी आपको कंपनियाँ बता रहे हैं, कंपनियाँ पढ़ रहे हैं, अगर वो सारी की सारी कंपनियाँ दौड़ती, अगर वो सारी की सारी कंपनियाँ पैसा 2x 3x करती, तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि किसी को यूट्यूब पर आकर आपको इस तरीके की स्पीचेस देने की आवश्यकता होती। वो इतना पैसा जनरेट कर चुका होता कि उसे फिर किसी और से मतलब होता ही नहीं। तो देखिए, एक चीज़ समझिएगा, सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर 100 में से 100 कंपनियाँ बढ़ी नहीं हैं, कुछ कंपनियाँ गिरी भी हैं, कुछ कंपनियों के अंदर तेज़ी भी देखने को मिली। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल यहाँ पर कोई ये बात नहीं समझ सकता है, नहीं जान सकता है कि बाज़ार के अंदर कौन-सी कंपनी बड़ा पैसा बनाकर देने वाली है या फिर किस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिलने वाली है। तो वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या आइडियाज़ हैं, जिनसे हम लोगों को ये पता चल जाए कि हाँ, इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल दिख सकता है। देखिए, जो संभावनाएँ होती हैं, उन संभावनाओं के बल पर ही स्टॉक मार्केट चलता है। उन संभावनाओं के बल पर ही कोई भी बड़ा प्लेयर, कोई भी रिटेल निवेशक बाज़ार के अंदर पैसा जनरेट करता है कि हाँ, इस कंपनी के अंदर जो कंपनी के बेसिक्स हैं, वो बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल्स मजबूत हो रहे हैं, कंपनी के अंदर अच्छी-अच्छी न्यूज़ आ रही हैं और आगे आने वाला ट्रेंड किसका है, वो भी इसी बिज़नेस का है। तो इस पर दाँव लगाया जा सकता है और बड़ा प्लेयर भी, छोटा प्लेयर भी उसी के बेस पर उस कंपनी के अंदर दाँव लगाते हैं, पैसा लगाते हैं। उसका हम लोगों को नतीजा क्या देखने को मिलता है कि उस कंपनी के अंदर रिटर्न भी बनते हैं। आज हम लोग बात करते हैं रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनियों की, इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनियों की, आईसीआईसीआई बैंक की। ये जो जितने भी हम लोगों को लार्ज कैप कंपनियां देखने को मिली हैं, क्या ये कंपनियां हमेशा से ही इतनी बड़ी थी? नहीं। 10, 15, 20 साल पहले अगर आप इन कंपनियों को कभी उठाकर देखेंगे, तो इनकी प्राइसिंग, शेयर प्राइसिंग की बात करते हैं, तो वो बहुत ही छोटी देखने को मिला करती थी। लेकिन हुआ क्या कि समय रहते धीरे-धीरे करके डेवलपमेंट होते चले गए, भारत बढ़ता चला गया और ये कंपनियां मजबूत होती चली गई। तो देखिए, समय लगता है हर चीज़ को। अगर आप एक पौधा देख रहे होंगे, पौधे को पेड़ बनने में भी समय लगता है। इसी तरीके से अगर आज की डेट में आपने कोई एक स्मॉल कैप या फिर मिड कैप कंपनी अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखी हुई है, तो वो पौधा है और वो जो कंपनी पौधा कंपनी है, वो पेड़ बनने में समय लगता है। समय कितना लगता है? बहुत सारे लोगों में ये जिज्ञासा रहती है कि 2 साल से पोर्टफोलियो के अंदर रखा हुआ है, पौधा से वो पेड़ ही नहीं बना है। तो देखिए, 2 साल के अंदर भी पेड़ नहीं बनेगा।
दोस्तों वो तब तक पेड़ नहीं बनेगा जब तक कि वो हम लोगों को उस कंपनी से बाहर का एंट्री यानी कि बाहर का जो रास्ता है वो ना दिखा दे। एंट्री नहीं, एग्जिट ना करा दे। तो ऐसा होता भी है क्योंकि रिटेल निवेशक मोस्टली बाजार के अंदर पैसा जनरेट नहीं कर पाते हैं। वो होता यही है कि 2 साल तक किसी कंपनी के अंदर फंसे रहेंगे और फिर होगा ये कि जब वो कंपनी रिकवर करेगी तो हम उस कंपनी से निकलने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ से एग्जिट कर लेते हैं, 2 साल तक इस कंपनी के अंदर फंसे रहे, दूसरी कंपनी के अंदर ट्राई कर लेंगे। लेकिन ये किसी को नहीं पता है कि जिस कंपनी के अंदर जाने वाले हैं पता चले वो कंपनी भी 2 साल के लिए हम लोगों को फंसाने वाली है। तो ये होगा हमेशा, ये हमें चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। बाजार के अंदर यही उतार चढ़ाव होते रहते हैं। कंपनियां ख़त्म नहीं हो रही हैं, सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। कंपनियों का बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए, इसी चीज़ के ऊपर फोकस करके चलना है। बेसिक्स इक्का दुक्का साल को छोड़ देते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी मजबूत होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अगर आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो फिर उस कंपनी के अंदर बिना डरे बने रहा जा सकता है। फिर आपका पैसा बनने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले 4-5 कारोबारी सत्र हमें जो देखने को मिले हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, बड़े ही खतरनाक रहे हैं। निफ्टी 50 टूटी, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सभी आपको टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाजार के अंदर ये घटनाएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि इंटरनेशनल एक्टिविटी वीक है। डॉलर की कीमत लगातार हम लोगों को बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अपना इंडिया का जो रुपया है वो कमज़ोर हो रहा है। गोल्ड की कीमतों के अंदर तेज़ी देखने को मिल रही है। चांदी आसमान छूती हुई दिखाई दे रही है। अब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि इस समय स्थिति बिगड़ी हुई है ट्रंप की वजह से। दुनिया भर के देशों के ऊपर टैरिफ यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। अब उसमें ट्रंप को खतरा दिखाई दे रहा है, तो ये सारी की सारी चीज़ें तो होंगी। तो जब तक ट्रंप ठंडे नहीं पड़ेंगे, जब तक एफआईएस भारत के अंदर लौटते हुए नहीं दिखाई देंगे, तब तक आपको भारतवर्ष के अंदर भी बड़ी तेज़ी नहीं देखने को मिलने वाली है। निफ्टी 50 अगर गिरेगी तो वो बढ़ेगी भी। जैसे आपने देखा कि रिसेंटली निफ्टी 50 के अंदर हाई बनता हुआ दिखाई दिया था, अगेन हाई बनेगा, लेकिन गिरावट भी आपको ऐसी ही देखने को मिलेगी जैसे कि रिसेंटली देखने को मिली थी। तो ये मत सोचिएगा, डरिएगा मत कि बाज़ार के अंदर गिरावट होगी तो लगातार बाज़ार गिरते ही चले जाएंगे। बाज़ार के अंदर हम लोगों को स्थिति पॉजिटिव भी देखने को मिलेगी। तो उन सारी चीज़ों के लिए अपने आप को तैयार करके चलिएगा। तो यहाँ पर जो पहली कंपनी होने वाली है दोस्तों, वो है बीएससी लिमिटेड। अब ये कोई न्यूली लिस्टेड कंपनी नहीं है, काफ़ी पुरानी कंपनी है। बड़ा पैसा इस कंपनी ने काफ़ी सारे निवेशकों को पहले ही जनरेट करके दे दिया है। अब शॉर्ट टर्म के अंदर उतार चढ़ाव हो रहे हैं और यहाँ पर गिरावट का काफ़ी सारे लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। ऊपरी लेवल पर हल्का फुल्का मुनाफा बुक करके चल रहे हैं। बड़ी तेज़ी की उम्मीद काफ़ी सारे लोग करके चलेंगे, लेकिन लंबे समय में। इंडिया के अंदर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 2 एक्सचेंज आपको देखने को मिलती हैं, पहली एनएससी और दूसरी बीएससी। अब ये जो एनएससी और बीएससी हैं, डायरेक्टली क्या है कि यहाँ पर हम लोग कंपनी के अंदर पैसा नहीं लगाते हैं। ये जितनी भी कंपनी आपको दिखाई देंगी, ये एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होती हैं। एनएससी में लिस्ट होंगी, बीएससी में लिस्ट होंगी और ब्रोकर के माध्यम से हम इन कंपनियों के शेयर्स खरीदते हैं। जितनी भी कंपनियाँ एक्सचेंज पर लिस्ट होती हैं, यहाँ पर होता क्या है कि इन कंपनियों को तो चार्ज देना ही देना पड़ता है। साथ ही में अगर हम इन कंपनियों के शेयर्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो हम लोगों को भी एक्सचेंज चार्ज देना पड़ता है। तो ये जो चार्ज है ये जाता किस माध्यम से है? ये जाता है दोस्तों ब्रोकर के माध्यम से। तो अब एक चीज़ समझ लीजिएगा, आपको फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो, लेकिन एक्सचेंज को फ़ायदा ही होना है। ये तो यहाँ पर चार्ज इसे लेना ही लेना है। तो अगर आप बीएससी लिमिटेड को देखेंगे, दुनिया भर की कंपनियां आपको यहाँ पर लिस्ट होती हुई दिखाई देती हैं। और अगर आप टर्नओवर भी देखें तो दोस्तों बड़ा शानदार रेवेन्यू लगातार ये कंपनी जनरेट कर रही है। अभी अगर आप खाली मार्च 2025 तक के ही आंकड़े देखें तो इस कंपनी ने 3,212 करोड़ रुपए की सेल्स रिपोर्ट की थी। 2024 के अंदर 1568 करोड़ की सेल्स थी। 925, 841, 630 लगातार लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको बढ़त देखने को मिल रही है। एक चीज़ समझने की आवश्यकता है कि लगातार सेल्स क्यों बढ़ रही है? लगातार सेल्स क्यों बढ़ रही है? लगातार मुनाफा क्यों बढ़ रहा है? 1322 करोड़, 772 करोड़, 206 करोड़, 245, 121, 265 भी दिखाई दिया, 160 करोड़ भी देखने को मिला। लगातार मुनाफा, लगातार सेल्स इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंडिया के अंदर स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। जितना ज़्यादा यहाँ पर लोगों की संख्या बढ़ेगी, उतना ज़्यादा मुनाफा जो है आपको इन कंपनियों के अंदर होता हुआ दिखाई देता है। एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, मार्केट अगर गिरावट में है, ठहराव आपको देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि किसी क्वार्टर के अंदर या किसी साल आपको वीकनेस देखने को मिल जाए।
अदरवाइज़ अगर आप मार्केट पॉजिटिव देख रहे हैं, मार्केट के अंदर लगातार तेज़ी बनी हुई है, तो फिर यहाँ पर लोग आते रहते हैं, जिससे इन कंपनियों को मुनाफ़ा होता रहता है। तो लंबे समय के लिए तो अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में वीकनेस आपको देखने को मिलती रहेगी। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहता है कि मैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा लगाता हूँ, म्यूचुअल फंड के अंदर मुझे उतने अच्छे रिटर्न नहीं मिलते हैं। तो आप पर्टिकुलर कंपनियाँ सेलेक्ट कर सकते हैं कि जहाँ पर ग्रोथ देखी जा सके, कोई एक ऐसा बिज़नेस जिसके अंदर हम लोगों को ज़्यादा गिरावट ना देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में गिरावट हो जाए भले ही, लेकिन लंबे समय में उस बिज़नेस के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिल जाए। तो बीएससी लिमिटेड को आप पढ़कर चल सकते हैं। किसी भी तरीके से कोई खरीदारी करने के रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो लंबे समय के लिए शानदार एक्सचेंज कंपनी है। इस कंपनी के अंदर अगर आप निवेशकों का रुझान देखेंगे तो विदेशी निवेशकों की जो होल्डिंग है फिलहाल 17.45% आपको देखने को मिलेगी। कमाल की बात है ना, एक तरफा विदेशी निवेशक माल बेच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले एफआईएस की जो होल्डिंग है वो बढ़ रही है, डीआईएस की होल्डिंग भी बढ़ रही है। अब एफआईएस भी खरीद रहे हैं, डीआईएस भी खरीद रहे हैं, सरकार का स्टेक फ्लैट दिखाई दे रहा है, पब्लिक की हिस्सेदारी के अंदर गिरावट देखने को मिली, अदर्स की होल्डिंग जीरो है। तो ओवरऑल क्या है कि स्थिति ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है। बीच में गिरावट भी होती है तो थोड़ा थोड़ा करके सब इस चीज़ पर अपना एक वो बना लीजिएगा फोकस। जैसे कि म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों की जो किस्त है वो हर महीने की 1 तारीख को, 2 तारीख को, 5 तारीख को कट जाती है। इसी तरीके से आपको प्लान बनाकर चलना है। इसके बाद में जो अगली कंपनी है वो है रेमंड लिमिटेड। देखिए काफ़ी सारे लोगों के मन में पैनिक का भाव होगा, क्योंकि ऊपरी लेवल से अच्छा खासा करेक्शन आपको रेमंड लिमिटेड के शेयर के अंदर देखने को मिल चुका है। 3,000 का ये शेयर हुआ करता था, स्टॉक के अंदर वीकनेस देखी गई, स्टॉक 1,500 रुपये के भाव पर पहुंचता है और वहां पर होता है कंपनी के अंदर डीमर्जर। जब डीमर्जर हुआ उसके बाद इस कंपनी का भाव पहुंचा लगभग 550 रुपये के आसपास। 550 रुपये के आसपास जब ये स्टॉक प्राइस था, उसके बाद इस कंपनी के अंदर गिरावट देखने को मिली और करंट में अगर आप देखें तो 370 रुपये पर यह स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। 52 वीक लो पर आपको ये स्टॉक देखने को मिल रहा है और लगातार काफ़ी सारे लोग पैनिक में हैं। एक चीज़ समझ के चलिएगा दोस्तों, इस समय काफ़ी सारे लोग अमेरिका को देख रहे हैं कि लगातार टैक्स लग रहे हैं, टैरिफ पर टैरिफ हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस कंपनी को देखेंगे, ये जो कंपनी है अपने जो प्रोडक्ट हैं 90 से लेकर 95% के जो प्रोडक्ट हैं इंडिया के अंदर ही ये कंपनी अपनी बिक्री करती है। केवल 5% के आपको ऐसे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, इस कंपनी का माल देखने को मिलेगा जो कि यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर ये कंपनी बेचती है। कुल मिलाकर 1400 से ज़्यादा के आउटसोर्स इस कंपनी के आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर आप इंटरनेशनल प्रेजेंस देखेंगे इस कंपनी की तो वो काफ़ी बड़ी नहीं है, छोटी प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर हुआ ये है कि कंपनी अच्छा खासा पैसा कमा रही है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर प्राइस गिर रहा है, इस चीज़ को समझिएगा। अभी अगर आप इस कंपनी का मार्केट साइज देखें तो 2,661 करोड़ है। हाई लो की बात कर लेते हैं तो 784 52 वीक हाई और 367 52 वीक लो। 13 के पी पर आपको ये स्टॉक इस समय कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। आरओसी की बात करें तो 1.64% है, आरओई की बात करते हैं तो 0.59% है। फेस वैल्यू अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 10 आपको देखने को मिलेगी। देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, काफ़ी सारे लोग जब इस कंपनी के नतीजे देख रहे होंगे तो अगर आप सितंबर 2022 में देखेंगे तो 2,168 करोड़ की सेल्स इस कंपनी ने रिपोर्ट की थी, 2023 में 2,100 करोड़ की थी और अभी अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी सितंबर 2025 तक केवल 528 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, इस कंपनी में डीमर्जर से पहले स्थिति ठीक-ठाक थी, लेकिन जैसे ही डीमर्जर होता है, अब मान लीजिएगा कि एक कंपनी है, वो 2 टुकड़ों में डिवाइड हो जाए, तो नॉर्मल सी बात है उसका बिज़नेस भी डिवाइड होगा। तो वही चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। एग्ज़ैक्ट डेटा अगर आप ईयरली बेसिस पर काउंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा, मार्च 2025 में ये कंपनी 1947 करोड़ की सेल्स रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी थी। 2024 में 973 करोड़ की थी। उससे पहले 8,215 करोड़ की, 6,179 करोड़ की, 3,000 करोड़ की, 6,000 करोड़ की। तो अगर आप देखेंगे तो एक अच्छी खासी सेल्स ये कंपनी लगातार रिपोर्ट कर रही है। अच्छा डेटा इस कंपनी का है। 7-8% के मार्जिन भी ये कंपनी रिपोर्ट कर रही है और मुनाफा भी 7,000 करोड़ से ज़्यादा का रिपोर्ट करती हुई दिखाई दी है। इसी के साथ-साथ अगर आप इस कंपनी की बैलेंस शीट को भी देखेंगे तो कंपनी के पास में 67 करोड़ का शेयर कैपिटल है, 3,184 करोड़ का रिजर्व्स भी दिखाई दे रहा है, 1,000 करोड़ का डेट बर्डन भी है
इसके अलावा कंपनी के पास में 5,109 करोड़ के टोटल एसेट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर आप निवेशकों का रुझान देखेंगे तो प्रोमोटर्स के पास में 48.87% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। एफआईएस के पास में 11% की हिस्सेदारी है, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर कुछ कम हुई है। इसके अलावा जो डीआईज हैं वो 3.43% का हिस्सा रखते हैं और पिछले क्वार्टर की अपेक्षा यहाँ पर भी माल बेचा गया है। साथ ही में अगर आप पब्लिक की होल्डिंग देखेंगे तो फिलहाल 36.64% आपको देखने को मिलेगी और अदर्स की होल्डिंग 0.03% देखने को मिल रही है। तो दोस्तों मैसेज उन निवेशकों के लिए है जो कि ये सोच रहे हैं कि रेमंड ख़त्म हो चुकी है, रेमंड के अंदर बड़ी गिरावटें देखने को मिलेंगी, रेमंड का शेयर कभी उठेगा नहीं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि लॉस में हैं और माल बेचने के बारे में सोच रहे हैं, घाटा बुक करने के बारे में सोच रहे हैं, तो कृपया करके इस बारे में विचार ना करें, क्योंकि ये चीज़ें शॉर्ट टर्म की हैं। अभी कुछ और देखने को मिल रही हैं, 6 महीने बाद कुछ और आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि पूरी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके रह सकते हैं, साथ में बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।